हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक कविता का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। यदि देखे ना हो तो देख लें। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पे पद के महत्वपूर्ण खंड। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। एक एक कठिन शब्द को देखते हुए चलेंगे। करें। जब गंभीरतम, तम का अर्थ होता है अंधेरा अथवा अंधकार। अर्धनिशा में, अर्धरात्रि में। जग को ढक लेता है, जग का अर्थ होता है संसार। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पथिक के अनुसार जब आधी रात में, अर्धरात्रि अर्थात आधी रात में, जब आधी रात में गहरा अंधेरा संपूर्ण जगत को, जग अर्थात संसार, जगत अथवा संसार को ढक लेता है तथा अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। आगे कह रहे हैं अंतरिक्ष या आसमान की छत पर, अंतरिक्ष अथवा आसमान की छत पर तारे क्या कर देता है? छिटका देता है, अर्थात बिखेर देता। लिख दे रहे हैं हम, बिखेर क्या होता है? बिखेर, बिखेर देता है। तो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष या आसमान की छत पर तारे बिखेर देता है। भावार्थ यह है कि आकाश में तारों का अस्तित्व आ जाने से वे चमकने लगते हैं। क्या चमकने लगता है? आसमान। अस्मित करें, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृत्यु गति से आता है। करें, सस्मित वदन जगत का स्वामी, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी, करें वदन जगत का स्वामी अर्थात संसार का स्वामी, अर्थात ईश्वर का धीमी गति से आगमन होता है। मृदु गति से आता है, मृदु गति से अर्थात धीमी गति से क्या होता है? आगमन होता है। इस पंक्ति को पुनः एक बार देख लीजिए। करें, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से, करें उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का जो स्वामी है अर्थात ईश्वर का धीमी गति से आगमन होता है। अंतिम वाली पंक्ति देखिए इस पदखंड का। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कह रहे तट पर खड़ा गगन गंगा के, तट पर खड़ा गगन गंगा के, और वह समुद्र तट पर खड़ा होकर गगन गंगा अर्थात आसमान के या आसमान रूपी गंगा के मधुर गीत गाने में मग्न हो जाता है। कह रहे हैं कि और वह समुद्र तट पर खड़ा अर्थात समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने में क्या हो जाता है? मधुर गीत गाता है, अर्थात मधुर गीत गाने में मग्न हो जाता है। आगे कह रहे हैं उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। करे उससे ही अर्थात आगे पथिक कहते हैं कि संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर के इस मधुर गीत पर मुक्त होकर, करे उससे ही मुग्ध हो नभ में अर्थात मधुर गीत से मुग्ध होकर, नभ का अर्थ होता है आकाश में। चांद भी, चंद्र का अर्थ चांद से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। चंद्र का अर्थ किससे है? चांद से है। तो कह रहे चांद भी हंसने लगता है। यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक से कहते हैं कि, या पथिक के माध्यम से ये व्यक्त कर रहे हैं कि पथिक क्या कह रहा है कि संसार का जो स्वामी है अर्थात ईश्वर मधुर गीत पर मुग्ध होकर आकाश में भी क्या कह रहे हैं? आकाश में भी चांद भी हंसने लगता। मुग्ध होकर आकाश में क्या हो? हंसने लगता। चंद्र विहस देता है। विहसना का अर्थ हंसने से होता है। तो करे चांद भी हंसने लगता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे पुनः कह रहे हैं कि वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो वृक्ष अर्थात वृक्ष, विविध का अर्थ होता है अनेकों, पत्तों एवं पुष्पों से अपने तन का अर्थ होता है शरीर को सज लेता है अर्थात सजा लेता है। तो क्या यहाँ वृक्ष रूपी जो शरीर है
या वृक्षों का जो शरीर है वो विभिन्न या विविध पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और आगे कह रहे पक्षियों से भी खुशी संभाली नहीं जाती। कह रहे कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते। हर्ष का अर्थ होता है खुशियाँ या आनंद। तो जो पक्षियाँ हैं वो पक्षियाँ भी खुशी संभालती नहीं है, अर्थात वो प्रसन्नचित हो जाती हैं और वे सुंदर कर रहे मुग्ध चहक उठते हैं, मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के इस प्रकृति दृश्य पर मुग्ध होकर चहचहाने लगती हैं, चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुखी आनंद महक उठते हैं। करे फूल सांस लेकर सुखी सानंद, सानंद का अर्थ होता है आनंदित होकर के। फूल भी सुख रूपी आनंद के साथ, फूल भी सुख रूपी आनंद के साथ, फूल भी सुख रूपी आनंद के साथ सांस लेकर के, सांस का अर्थ होता है सांस, सांस लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। सुखी सानंद महक उठता है, अर्थात पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला पद देख लें। वन उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। करे वन उपवन गिरी सानुकुंज में, तो यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी जी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति का भी रमणीय वर्णन कर रहे हैं कि वन अर्थात वन, उपवन अर्थात उपवन में, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत पे सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, अर्थात सानुकुंज अर्थात शानु का क्या अर्थ होता है? शानु का अर्थ यहाँ समुद्र तल और कुंज में अर्थात वनस्पतियों में, कुंजों लताओं या वनस्पतियों में मेघ बरसने लगते हैं। पुनः इस पंक्ति का एक बार व्याख्या देख लें, इंपॉर्टेंट ये पूरी लाइन है। करे कि वन आगे पथिक कहता है कि प्रकृति की सौंदर्य में बढ़ोतरी करने के लिए, यहाँ पथिक कहता है कि प्रकृति की सौंदर्य में बढ़ोतरी करने के लिए वन, उपवन, गिरि अर्थात पर्वत, शानु समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। करे तो मैं आत्मिक रूप से भावुक हो जाता हूँ। मेरा आत्म प्रलय होता है अर्थात मैं आत्मिक रूप से भावुक हो जाता हूँ और मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। नयन नीर झड़ते हैं, नयन अर्थात नेत्रों से, मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे नेत्रों से, मेरे आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और आगे कह रहे हैं कि इसके पश्चात पथिक अपनी प्रेयसी के बारे में कह रहा है कि पढ़ो लहर तड़ तृण तरुगिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, प्यारी यहाँ प्यारी का संबोधन किया है, अर्थात अपने प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से पथिक अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि समुद्र की लहरों, पढ़ो लहर अर्थात समुद्र की लहरों, तटो, तृण का अर्थ होता है लिख लीजिए तिनका अथवा तिनको, तिनको, तरु पेड़ों, गिरि पर्वत, नभ अर्थात आकाश, किरण का अर्थ होता है प्रकाश अथवा किरण, जलद का अर्थ होता है बादल, जलद का अर्थ लिख लीजिए जलद, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादलों या बादल, बादल पर लिखी गई, पढ़ो लिखी गई विश्व की मोहित करने वाली मधुर कहानी को पढ़ो। पुनः एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। इसके पश्चात पथिक अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को, प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि समुद्र की लहरों, लहर अर्थात लहरों, तटों, तिनको, और क्या कह रहा है तरु पेड़ों, गिरि पर्वतों, नभ आकाश, किरण किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली मधुर कहानी को पढ़ो। जलद पर अर्थात बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाले उस मधुर कहानी को पढ़ो। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, ये लिखी गई मनोहर
जो कहानी है, पवित्र कहानी है, मधुर कहानी विश्व अर्थात संसार को क्या करने वाली है, मोहित करने वाली है। ये आगे पथिक कहता है कि प्रकृति सौंदर्य की यह मधुर व उज्जवल प्रेम कहानी मनोहर व पवित्र है। विश्व मनोहर, मनोहरहारी, अरे विमन क्षमा चाहूंगी, विमोहनहारी, विश्व विमोहनहारी अर्थात विश्व को मोहित करने वाली है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, मुग्ध करने वाला, और कह रहे हैं मुग्ध व उज्जवल प्रेम कहानी उज्जवल है। ये जो प्रेम कहानी वो उज्जवल अर्थात पवित्र है। यह प्रेम कहानी, यह प्रेम कहानी। यहाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कैसी मधुर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, अर्थात मधुर व उज्जवल प्रेम कहानी मनोहर व पवित्र है। तत्पश्चात वह कहते हैं कि जी में है अक्षर बन, कर जी में है अक्षर बन, इसके बनो विश्व की बानी। अक्षर अर्थात अक्षर बन के विश्व की वाणी बन जाओ। जी अर्थात मेरे हृदय में, जीम का अर्थ यहाँ हृदय से, मेरे हृदय में ये विचार है, ये मंतव्य है कि मैं अक्षर बन के बनूं विश्व की वाणी, विश्व का वाणी बन जाऊं। अर्थात समुचित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। स्थित अर्थात स्थित, पवित्र और आनंद प्रवाहित, आनंद को प्रवाहित करने वाली, सदा शांति, सदा शांति एवं सुख प्रदान करने वाली, शांति सुखकर है। सदा शांति व सुख प्रदान करने वाली। आगे क्या करें, ध्यान दीजिए। आहा प्रेम करें कि आहा, आहा प्रेम का राज परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। आहा अर्थात यह आहा के अर्थ संबोधित किए कर रहे हैं कि आहा प्रेम का राज परम सुंदर, ये प्रेम रूपी जो राज्य है। कह रहे हैं कि पथिक आनंदित होकर कहते हैं कि यह प्रकृति रूपी प्रेम का जो राज है, किसके बारे में बात किया जाए, प्रकृति के बारे में। तो यहाँ प्रकृति रूपी प्रेम का जो राज्य है वह अत्यंत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, अर्थात अत्यंत सुंदर है। स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ आपका पूर्ण रूप से पथिक कविता का भाग 2 भी पूर्ण हो गया। ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे परेशान हैं कि मैम संदर्भ और प्रसंग अथवा व्याख्या कैसे लिखें, तो मैं बता रही हूँ, आप नोट करते हुए चलिए। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद अथवा काव्य खंड भी लिख सकते हैं। काव्य खंड क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद अथवा काव्य खंड। पद अथवा काव्य खंड में कोई एक शब्द ही लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है, जिसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं, और हमारे पाठ्य पुस्तक में पथिक शीर्षक के नाम से यह संकलित है। स्पष्ट हो गया होगा। यदि प्रसंग की बात किया जाए कि प्रसंग कैसे लिखते हैं, तो प्रसंग बेटा जिसकी बात किया जा रहा है, यहाँ रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किए हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी। धन्यवाद।